देखो भाई, चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने अब तक क्या पढ़ लिया? प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था? दर्पण। अब बेटा इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेंस। अंक आपको पता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। बातें नहीं, चोरे पीछे आवाज नहीं। देखो इधर, आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, समझो क्या है प्रकाश का अपवर्तन। आप दैनिक जीवन में कई घटनाएं देखते हो प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान से सुनो। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो ध्यान लगाओ, पहले तो क्या था? परावर्तन में तो प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस जा रही थी, उसी माध्यम में लौट रही थी। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। कैसे? ध्यान लगाओ बेटा इधर बोर्ड पे। मान लो हमारे पास ये कोई माध्यम है, और माध्यम जानते ही हो, एक तो विरल माध्यम बताया था ना, विरल माध्यम, और एक क्या होता है? सघन माध्यम। सघन माध्यम ध्यान से समझना बेटा। विरल माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश के कण, ऐसा माध्यम जिसमें कण, यानी कि माध्यम के कण दूर दूर हो, उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हो, विरल माध्यम कहलाता है। और ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास हो, क्या कहलाता है? सघन माध्यम। अब देखो, विरल माध्यम में जैसे हवा हो गई, है ना, हवा हो गई, निर्वात हो गया, ये विरल माध्यम है। इसमें क्या होता है? प्रकाश की चाल या वेग अपनी मूल चाल या वेग से अधिक होता है, यानी कि प्रकाश इसमें तीव्र गति से दौड़ता है। और सघन माध्यम जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, और भी कई पारदर्शी वस्तुएं हम देख सकते हैं जिसमें प्रकाश के कण कैसे होते हैं? पास पास, मतलब माध्यम के कण पास पास होते हैं। अब देखो, सघन माध्यम में क्या है? इसमें प्रकाश का या वेग जो होता है वो अपने मूल वेग से कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको प्रकाश, इस माध्यम में प्रकाश को गुजरने में जोर आएगा, क्योंकि इसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? पास पास, और उसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? दूर दूर। ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में होता है। कहाँ होता है बेटा? निर्वात का मतलब वो जगह जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं है, उसे क्या कहते हैं? निर्वात। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो हमारे पास ये कोई पृथककारी तल है और नीचे की तरफ पानी भरा हुआ है या कांच है। ये पानी, यूं समझ लो, कांच ले लेते हैं, ये कांच एक, ठीक है, ये क्या है बेटा? एक कांच, कांच का स्लेब ले लिया मैंने। ये तो है कांच, ठीक है, और ऊपर है हवा। अब मुझे बताओ, ऊपर हवा है तो ऊपर कौन सा माध्यम है? विरल। ये कांच है तो कौन सा माध्यम है? अब देखो, मान लेते हैं प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यहां आई, इधर आई ना। बताओ जानी कैसा चाहिए था? बिल्कुल सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन ये सीधी न जाकर इधर घूम जाएगी, ऐसे इधर अपने पथ से विचलित हो जाएगी। और अपने पथ से विचलित हुई तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब अपने पथ से विचलित क्यों हुई? क्योंकि इसके वेग में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। देखो, हवा में इसका वेग ज्यादा था, ये तीव्र गति से आ रही थी, लेकिन जैसे यहां आई तो इसका अचानक इस प्रकाश के वेग में क्या आ गया? परिवर्तन। वेग कम हो गया ना, क्योंकि इसमें माध्यम के कण पास पास है और इसमें माध्यम के कण दूर दूर है, इसलिए यहां वेग में परिवर्तन हो गया। और वेग में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। समझ आया? तो देखो ध्यान से सुनो, परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन के कारण अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, यहां पर ये जो आप किरण देख रहे हो इसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और बेटा ये जो पथ से विचलित होकर इधर गई, ये इधर, इसे क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अब वहां विशेष ध्यान रखना है, वहां क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, यहां अपवर्तित किरण। और बेटा इसी तल पर हम बनाते हैं अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का कोण। बताओ इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं रे? अभिलंब। ये हमने पहले भी पढ़ लिया अच्छी तरह से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? कोई समस्या? अब ध्यान से सुनो इधर बोर्ड पे प्लीज, बातें नहीं।
अरे कितनी बार समझा दे, नालायकी रहेगी क्या। इधर देखो, अब ध्यान दो, ध्यान से सुनो। देखो इधर, जब अब ये दो चीजें, दो स्थितियां देखो। जब प्रकाश की किरण, ये हवा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये नीचे कांच कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। अब ध्यान से सुनना रे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो बताओ क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। लेकिन अगर इसके विपरीत, मान लो यहां पर पहले ये कौन सा माध्यम है, सघन, जो क्या है, कांच, और नीचे मान लेते हैं क्या है, हवा। अब मान लो प्रकाश की किरण इस कांच से आ रही है, ठीक है, और कांच से आ रही है, तो बताओ जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन सीधी नहीं जाकर ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और यहां क्या बन जाएगा, अभिलंब। क्या बन जाएगा, तो देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आ गया ना। अब यहां पर विशेष ध्यान रखना। अब देखो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, बताओ इसे कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और बेटा आपतन कोण को कैसे लिखेंगे, आई से। यहां देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है, जिसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, और काय से लिखोगे, आर से। ये क्या है, अपवर्तन कोण। अब यहां समझने की वाली बात है। अब देखो इधर बोर्ड पे, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो बेटा आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होगा। आपतन कोण मतलब कोण आई बड़ा होगा किससे, कोण आर से। लेकिन यहां देखो, यहां ये वाला कोण कौन सा, आपतन, और ये वाला कोण कौन सा, तो देखो यहां पर क्या होगा कि कोण आर बड़ा होगा, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा और आपतन कोण क्या होगा, छोटा। तो यहां देखो कोण आई छोटा होगा किससे, कोण आर से। इस चीज का विशेष ध्यान रखें क्योंकि एक एक नंबर में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा अपवर्तन की पर आधारित कुछ घटनाएं थी जो हमने बताई थी आपको। क्या क्या घटनाएं थी कि पानी के गिलास में रखी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, और इसका विस्तार से समझाया भी था। पानी के गिलास में कोई पेंसिल अगर मुड़ी हुई है, ठीक है ना, मतलब उसमें रखी हुई है, तो हमें वो पृथककारी तल पर कैसी दिखाई देगी, मुड़ी हुई। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर जो हवा से हमारी आंखों में प्रकाश आएगा वो तीव्र गति से आएगा, और पानी से जो हमारी आंखों में प्रकाश आएगा वो थोड़ा धीमा आएगा, इसलिए हमें वहां पर क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई। दूसरा बताया था कि पानी के गिलास में रखा हुआ सिक्का कहां दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। और इसके अलावा एक उदाहरण और था, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। सूर्य उदय होने से पहले ही दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। ये भी किसके उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तो आप अच्छी तरह से याद रख लोगे, ये पढ़ ही लेना, हमने लिखाई दिए थे। केवल नॉर्मल याद रखना कि पानी के गिलास में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना और सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो प्लीज बातें मत करो भाई, अब आगे बढ़ो बेटा। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बताओ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो। वही जो परावर्तन के नियम थे सेम उसी टाइप के, ठीक है। अब मान लो ये मैं यहां देखो ध्यान से सुनो, ये नीचे पानी ले लेता हूं मैं इस बार। बताओ ये क्या है बेटा, पानी, और ऊपर क्या है रहा, हवा। हवा कौन सा माध्यम है, विरल। पानी कौन सा है, सघन। अब मान लो यहां से मैं प्रकाश किरण लेके आया, जानी कैसे चाहिए थी, सीधी, लेकिन सीधी न जाकर इधर झुकेगी। ये क्या बना है मैंने, अभिलंब। इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। समझ में आ रहा है क्या, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। और इसे क्या कहोगे, अभिलंब। क्या कहोगे, अभिलंब। और यहां क्या होता है, कोण आई मतलब कौन सा, आपतन। और यहां क्या होता है, कोण आर मतलब कौन सा, ठीक है। अब प्रथम नियम देखो,
प्रथम नियम। ये तो सेम उसी के समान है ना, अपवर्तन के समान ही। क्या है प्रथम नियम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। उसमें भी तो यही था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इसमें केवल अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही बिंदु पर होते थे, उसे प्रथम नियम कहते थे। इसका द्वितीय नियम बड़ा महत्वपूर्ण है। आप द्वितीय नियम को अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड परीक्षा में। द्वितीय नियम क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि द्वितीय नियम को स्नेहल का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को स्नेहल का नियम भी कहते हैं। तो बताओ, अगर पूछ लिया जाए कि स्नेहल का नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? स्नेहल का नियम कहते हैं। तो द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। सदैव क्या रहता है? उसमें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या थे? बराबर। इसमें बराबर नहीं होंगे। अगर ये कोण आई, जैसे ये इस कंडीशन में ये बढ़ेगा तो ये वाला घटता है, यानी कि निश्चित अनुपात में होंगे ये दोनों कोण। ये बढ़ेगा तो ये घटता जाएगा और ये घटेगा तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब इस नियम के अनुसार आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर क्या होता है? स्थिरांक। क्या होता है? स्थिरांक। मतलब आपतन कोण के लिए क्या लिखते हैं? साइन आई, यानी कि साइन आई का मतलब थीटा आ जाएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, थीटा का मान रख देंगे और सारणी आती है अपने को, उसे मान निकाल लेंगे। वैसे आगे आएंगे, तुम्हारे आगे पढ़ोगे ना तब। अभी तो तुम क्या पढ़ रहे हो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। आप अगर बेटा अपना जीवन बनाना चाहते हो तो आने वाले समय में आपको 0.55 डिग्री ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो ये कहाँ काम आएंगे? ये इतने काम आएंगे जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कलर वगैरह बनते हैं, कलर, बड़ी बड़ी कंपनियां कलर, तो कलर मैचिंग के लिए साइन कोस टेन चलता है। आगे जाओगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, ये जो बेसिक स्तर पर समझ नहीं पाते हैं। ये इतनी जबरदस्त इंजीनियर साइंटिस्ट बनते हैं ना, 0.mm में काम करना पड़ता है उनको, तब जाके वो आगे जाते हैं। और अपन सोचते हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका महत्व तो तुम आगे समझोगे, अभी इसका महत्व नहीं समझोगे कि साइन कोस टेन क्या काम आता है, त्रिकोणमिति क्या काम आती है। इसका महत्व तुम आगे जब बीएससी, एमएससी आगे जाओगे, उच्चतम कोर्स में, इंजीनियरिंग कोर्सों में जाओगे, तब इन सभी चीजों का महत्व आसानी से समझोगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगाओ, पढ़ो, टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। साइन आई बटा क्या आएगा? साइन आर, और बराबर स्थिरांक। म्यू भी लिख सकते हो इसकी जगह, स्थिरांक। समझ आ गया बेटा? तो बताओ इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय नियम। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो अनुपात होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं? स्नेहल का नियम भी कहते हैं। समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है? सुबह जल्दी उठा करो 4 बजे, हाँ ना? लेकिन उठते नहीं हो तुम तो 6 बजे उठते हो। तुम कहते हो सर नींद ही 6 बजे खुलती है। हाँ, जल्दी उठते हो 5 बजे। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हाँ, मुझे ध्यान है कहाँ से 5 बजे उठोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जुनून नहीं है अभी। जिस दिन जुनून पैदा हो गया ना, उस दिन नींद ही नहीं आएगी तुम्हें, तुम जल्दी उठोगे। ठीक है? हाँ, हो जाएगा बंद हो तो, ठीक है ना? तो भाई आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का आने वाला है। सिलेबस आपको बताए रखा है, ठीक है ना? अपना टारगेट 100 to 100 है और वो 100% आके ही रहेंगे, ठीक है ना? कहाँ तक पढ़ लिया अभी तक हमने अब तक पढ़ लिया प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था कल, और अपवर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक है ना? 2 नियम होते हैं अपवर्तन के, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया था। अब अपवर्तन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे, और उस प्रयोग से हम प्रकाश के अपवर्तन को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हो सकता है 4 नंबर में बोर्ड में आ जाए, तो बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा आपको, ध्यान लगाना अच्छी तरह से। तो देखो,
आज हम पढ़ेंगे कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखो कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमें प्रयोग करना है। तो इस प्रयोग के लिए हमें कुछ उपकरण चाहिए। एक तो चाहिए हमें सफेद कागज की ड्राइंग शीट, एक चाहिए ड्राइंग बोर्ड, एक चाहिए कांच का आयताकार स्लेब, और कुछ चाहिए हमें पिने, ड्राइंग पिने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सफेद कागज की शीट लेंगे। मान लीजिए ये एक सफेद कागज की शीट है। ठीक है, इस सफेद कागज की शीट को हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगा देंगे। ये ड्राइंग बोर्ड ही मान लो इसे, इसके ऊपर ये सफेद कागज की शीट लगी है और उसके चारों किनारों पर हम ड्राइंग पिनों से उसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। फिर हम लेंगे कांच का आयताकार स्लेब। बताया था कांच का आयताकार स्लेब क्या होता है, साबुन की तरह होती है ना, यानी कि चौकोर बट्टी, इसे कहते हैं कांच का आयताकार स्लेब। ये हमने एक कांच का आयताकार स्लेब ले लिया, इसके ऊपर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से इस कांच के आयताकार स्लेब की रूपरेखा बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करेंगे, दो पिन लेंगे। क्या लेंगे बेटा, दो पिन, और ए बी पृष्ठ के ऊपर ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाएंगे कि अगर उन पिनों को मिलाएं और आगे बढ़ाएं तो ए बी पृष्ठ के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाती हो, कोण बनाती हो। कुछ ना कुछ क्या बनाती हो, कोण। अब दो पिन लेंगे, मान लीजिए एक पिन हमने यहां लगाई और एक पिन हमने यहां लगाई। ये दो पिन ले ली, एक का नाम दे दिया हमने ई और दूसरी पिन का नाम दे दिया हमने एफ। ये दो पिन ले ली हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पिनों के प्रतिबिंब विपरीत फलक CD से देखेंगे, इधर से देखेंगे, और जहां पर हमें इनके प्रतिबिंब दिखाई देंगे वहां पर दो पिन लगा देंगे। तो यहां पर हमने देखा तो यहां पर इनके प्रतिबिंब दिखे हमें, तो यहां पर हमने दो पिन और लगा दी। इन पिनों, हाँ आ जाओ बेटा, इन पिनों का नाम दे दिया G और H। क्या नाम दे दिया, G और H। ये पिन ऐसे लगानी है कि ये जो पिन E और F ये एक सीधी रेखा में आ जाए। ठीक है, लगा दी। अब हम क्या करेंगे, कांच के आयताकार स्लेब को यहां से हटा लेंगे और इन पिनों को भी यहां से हटा लेंगे। बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, पिन की नोकों की स्थितियों को पेंसिल और स्केल की सहायता से मिलाएंगे और मिलाते हुए कहां तक बढ़ाएंगे, ए बी पृष्ठ तक बढ़ा देंगे। और मान लीजिए ये ए बी पृष्ठ को कौन से बिंदु पर मिलती है, ओ बिंदु पर मिलती है। कहां मिलती है, ओ बिंदु पर। और इसी प्रकार पिन G व H को मिलाएंगे और मिलाते हुए कहां तक बढ़ाएंगे, CD पृष्ठ तक बढ़ाएंगे। और मान लो ये CD पृष्ठ को कौन से बिंदु पर मिलती है, ओ डैश बिंदु पर मिलती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें। इंपॉर्टेंट बन सकता है ये आपके 4 नंबर में भी, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए, मैं पूरी चीज एक एक स्टेप में बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O को किससे मिलाएंगे, O डैश से। किससे मिलाएंगे, O डैश से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, O पर अभिलंब खींचेंगे, मतलब वही बिंदु O पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। बिंदु O पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण, और इसे नाम दे देंगे N डैश। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम बिंदु O डैश पर भी बनाएंगे 90 डिग्री का कोण और इसे नाम दे देंगे M और M डैश। ये यहां G यहां दे देता हूं मैं, H यहां दे देता हूं, M और M डैश। हो गया, तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया है भाई। ठीक है, अब इस चित्र से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकालने हैं, हमें अपवर्तन के बारे में तो समझना था। ये प्रयोग हमने क्यों किया, प्रकाश को के अपवर्तन को समझने के लिए। तो सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर बाद में बात करेंगे आगे। हम सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड लेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की शीट लगाएंगे, उसको ड्राइंग पिनों की सहायता से सेट कर देंगे। फिर उसके ऊपर हम एक कांच का आयताकार स्लेब रखेंगे। ठीक है, कांच का आयताकार स्लेब रख दिया, पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा बना लेंगे और उसका नाम दे देंगे A, B, C और D। ठीक है, अब दो पिन लेंगे, दो पिन को ए बी फलक या ए बी पृष्ठ की ओर ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर मतलब एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार लगाएंगे कि उन दोनों को मिलाएं और आगे बढ़ाए तो ए बी पृष्ठ के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाती हो, कोण बनाती हो। अब ई व एफ पिनों को विपरीत फलक CD से देखेंगे, इधर से देखेंगे। नोट्स में हमने एक एक पॉइंट लिख रखा है, ठीक है ना, आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो नोट्स। अब देखो इधर G व H दो पिन लगाएंगे,
इधर विपरीत फलक से, और ये दोनों पिन इस तरह यहां लगाएंगे जहां इनके प्रतिबिंब में इधर दिखे, और ये दोनों ये चारों पिन एक सीधी रेखा में आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से कांच के आयताकार स्लैब को भी हटा लेंगे और पिनों को भी हटा लेंगे। अब बेटा अब क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से ए व एफ की नोकों की स्थितियों को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाएंगे, ए बी पृष्ठ तक, जिसको कहां मिलेगी है, ओ पर। इसी प्रकार जी एच को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाएंगे, सी डी तक, कहां मिलेगी, ओ डेश पर। अब ओ और ओ डेश को क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर ओ पर क्या खींचेंगे, अभिलंब एन और एन डेश। फिर ओ डेश पर क्या खींचेंगे, अभिलंब एम और एम डेश। समझ गए, ये हो गया अपना। अब देखो इसमें हमें बहुत सारी किरणें मिली है। ये वाली जो किरण बनी इसे हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। बात समझ में आई बेटा? देखो यहां से जाने के बाद ये देखो बिल्कुल जानी कैसे चाहिए थी, सीधी, लेकिन ये तो इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और बेटा देखो ये जानी ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन उधर आगे निकल गई, इसे बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे निर्गत किरण। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण होता है, कौन सा कोण, आई। क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन। अब ये देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण होता है, आर, जिसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब यहां देखो ये देखो ये हवा है, ऊपर क्या है, हवा, और ये क्या है, कांच, और नीचे भी क्या है, हवा। बताओ ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल, और ये कौन सा माध्यम है, सघन। कौन सा माध्यम है, और फिर वापस कौन सा माध्यम आ गया, विरल। बात समझ आ रही है? यहां जो आज बेटा यहां जो कोण बना कौन सा है, आई। यहां जो कोण बना वो कौन सा है, आर। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। क्लियर होगी बात? अब देखो ये सारी चीजें हमें इस चित्र से मिली है। अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकले वो हमें मेन चीज है। निष्कर्ष देखो क्या निष्कर्ष निकले। नंबर 1 पहला निष्कर्ष देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। पहले तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा मिल गई हमें। देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी सीधी चाहिए थी, इधर मुड़ गई, यानी कि प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। इधर प्रकाश का वेग ज्यादा था और इसमें आते प्रकाश का वेग क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है? पहले चीज ये मिली है। दूसरी चीज हमें देखने को मिली कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और तीसरी चीज हमें मिली कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। साथ ही प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम भी हमें इसमें मिल गए। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। समझ आ गया? और देखो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का अनुपात स्थिर होता है, दोनों का जो मान है वो स्थिर होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए। इसे प्रकाश के अपवर्तन का क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बेटा इससे ये सभी निष्कर्ष निकले, मतलब प्रकाश के अपवर्तन की सारी घटनाएं हमें इससे प्राप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बाकी आप नोट्स पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा, और वैसे याद है शायद कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो कोई समस्या आ गया समझ में? इसका निष्कर्ष भी समझ में आ गया? निष्कर्ष में सारी चीजें में पता चल गई है। तो ये था कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखें। चलो करते हैं। मिटा दूं क्या बेटा? चलो चित्र ढंग से बनाना, ठीक है ना, और बढ़िया पढ़ते रहो। रिजल्ट अपना टारगेट जो है वो पूरा करना है। आउट ऑफ 100 लेके आएंगे अपन किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। सो मत, कम सो, है ना। इच्छा जागृत करो अपने मन के अंदर। जब तक इच्छा शक्ति नहीं जागेगी ना तब तक तुम सोओगे। अगर मन में जुनून पैदा हो गया ना तुम्हारे कि मुझे पढ़ना है, 90 प्लस जाना है, 95 प्लस, 96 प्लस जाना है, 95-96% बनानी है, तो नींद नहीं आएगी आपको। अगर ये इच्छा शक्ति मन में जागृत नहीं हुई ना तो फिर आराम से सोते रहो, फिर वो सोता ही रहेगा। और जिसके मन में जिस दिन पैदा हो गई, जैसे अभी मेरे मन में जुनून है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे 3 बजे उठ जाता हूँ, 11 बजे सोता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ, क्या क्या करने लग जाता हूँ। अरे भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, तभी आप एक सफल इंसान बन सकोगे, अच्छा जीवन जी पाओगे।
मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। काम कोई सा भी हो, चाहे ये पढ़ाई से संबंधित हो चाहे किसी और से संबंधित, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी और इस मेहनत से ही आप इस दुनिया को जीत सकते हो, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है ना। तो अपना नाम अगर आपको रोशन करना है तो इसके लिए मेहनत करो, दिन रात लग जाओ। अरे मोबाइल वगैरह को छोड़ो, आना इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम क्या है, ये एक तरह से सपनों की दुनिया ही है, ये हकीकत नहीं है। अब जैसे तुम सर भी चलाते हैं इंस्टाग्राम, अरे भाई सर चलाते हैं तो सर तो प्रचार कर रहे हैं, सर के तो काम आ रहा है, वो सर चला रहे तो सर किस लिए चला रहे हैं, सर का तो बिजनेस बड़ा हो रहा है, उससे प्रचार कर रहे हैं ना सर। तो अब तुम सर को देख देख के अपन भी चला लेते हैं, इसलिए छोड़ दो अभी थोड़े दिनों के लिए, 2 महीने तक इससे दूर हो जाओ, बंद कर दो, बिल्कुल लॉग आउट कर दो, आना। और जो नहीं करेगा वो स्वयं लॉग आउट हो जाएगा फिर, आना। तो लॉग आउट कर दो इन्हें कुछ समय के लिए। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ध्यान लगाना, प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन छोटा क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल और अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और बेटा ये 2 राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। देखो अपवर्तनांक क्या है, परिभाषा देखो, परिभाषा सूत्र से पता चल जाएगी। या तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। देखो सूत्र से परिभाषा याद है, ठीक है। अब देखो बताओ अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं? नीटा से, ठीक है, बराबर वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल c से और बटा v, है ना, अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका कोई नियतांक मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये 2 राशियों का क्या है? अनुपात है। समझ में आ गया? अब देखो इसको समझने के लिए हम एक चित्र बना सकते हैं। जैसे मान लो ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये कांच का आयताकार स्लेब है, ठीक है ना, कांच का आयताकार स्लेब है। और मान लो ये माध्यम फर्स्ट वाला है, माध्यम 1 है और ये कुछ नहीं है तो क्या है? वायु है, हवा है। और ये मान लेते हैं माध्यम 2 है, ये क्या है? माध्यम 2। और माध्यम 2 क्या है बेटा? ये कांच है, ठीक है। अब हमें पता है जब प्रकाश किरण वायु से इस कांच में प्रवेश करेगी तो उसका अपवर्तन हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब यहां से बाहर निकलेगी तो भी इसका अपवर्तन हो जाएगा। ये कंडीशन है ना। अब देखो यहां पर अगर आप ये देखो कि इस चित्र में आप समझ सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान लगाना, यहां माध्यम 1 क्या है? वायु। मान लेते हैं माध्यम 1 वायु है और इसमें जो प्रकाश की चाल है वो v1 है, क्या है? यहां माध्यम 2 क्या है? कांच। और मान लो इसमें प्रकाश की चाल v2 है, क्योंकि यहां प्रकाश तीव्र गति से आएगा, यहां प्रकाश धीमी गति से चलेगा, ये हम जाहिर सी बात है। तो देखो यहां पर अगर आपको द्वितीयक माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो इसको लिखेंगे नीटा। अपवर्तनांक को कैसे निकले? नीटा 2:1, मतलब द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब यहां हम किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? कांच का। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बेटा इसका सूत्र हो जाएगा v1 बटा v2। v1 बटा v2 का मतलब v1 क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की, और v2 क्या है? कांच में प्रकाश की। तो वायु में प्रकाश की चाल में कांच में प्रकाश की चाल का क्या दोगे? भाग। तो क्या निकल जाएगा यहां पर? किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। समझ में आ गई बात? दूसरा देखो, अगर मान लो यहां आ जाए नीटा 1:2, यानी कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब यहां किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? वायु का। किसके सापेक्ष? कांच के। तो इसका उल्टा हो जाएगा v2 बटा v1। v2 बटा v2 क्या है? कांच में प्रकाश की चाल, और v1 क्या है? वायु में प्रकाश की चाल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से हम अपवर्तनांक निकालते हैं। अब यहां देखो एक सारणी थी आपकी किताब में, वो बहुत सारी, शायद मैंने आपको नोट भी कराई थी उस समय, नहीं कराए हो तो बुक देखना आप लोग।
उसमें बहुत सारे, जैसे हीरे का अपवर्तनांक, तेल का, केरोसिन का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, निरपेक्षिक जल का अपवर्तनांक, ऐसे सारणी दे रखी है बेटा। एक नंबर में ये अपवर्तनांक पूछ सकता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है या कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये आप एक बार वो सारणी जरूर देख ले, ठीक है ना, बुक में दे रखी है, आप वहां से देखें। अब देखो इसके बाद मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए थे, यहां से आपको कराए थे ना, ध्यान से सुनो। पहला न्यूमेरिकल क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। देखो इसने कहा है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है, ठीक है। और कहा है इस कथन का अभिप्राय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है यह हमें बताना है। तो बेटा इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 2.42 है। ये इस बात का मतलब है। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराया था आपको, 100% ये बनेगा बोर्ड परीक्षा में, हो सकता है 2 नंबर का बन जाए, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक समझे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है देखो, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो देखो यहां प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, मतलब यहां क्या दे रखा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं, n से। यह दे रखा है 1.50, इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये 2 राशियों का अनुपात है। आगे लिखा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, हमें ज्ञात करनी है कांच में प्रकाश की चाल। अब बताओ अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, v से, मतलब हमें v ज्ञात करना है। जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, c से। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप याद रखो, यहां तो प्रश्न में दे दी उठा के, अगर प्रश्न में नहीं देता तो आपको याद रखनी है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहां तो मैं प्रश्न में दे दी, लेकिन बाय द वे प्रश्न में नहीं देता तो फिर हमें याद रखनी है ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है कांच में प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, v से। अन्य किसी माध्यम में, कांच में हो, हीरे में हो, किसी में भी हो, v से लिखेंगे। मतलब क्या ज्ञात करना है, v। क्लियर है बात। अब बताओ अपवर्तनांक का सूत्र लगाओ, नीटा बराबर c/v। नीटा कितना, 1.5 ही लिख दो, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर 3 × 10⁸ और बटा v हमें क्या करना है, 11। क्रॉस प्रोडक्ट है, बटे में 1 लगा, गुणा करो, ये इधर आएगा, ये इधर चल जाएगा। v 1.5v बराबर 3 × 10⁸। मान किसका चाहिए, तो बताओ v बराबर कितना होगा, 3 × 10⁸ बटा 1.5, गुणा तो बाद में आ जाएगा ना, काटा पीटी करो, करे काटा पीटी, ये पॉइंट हटा दो यहां से, यहां क्या लग जाएगा, हो जाएगा 15 दूनी 30। तो बताओ v बराबर कितना गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10 की, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एनी डाउट, समझ में आ गया। उतारने की आवश्यकता है ही नहीं, अपन पारंगत हो गए, क्या दिक्कत है, उतारे क्यों। टाइम बताओ क्या हुआ, टाइम बताओ रे।